हम कल के वीडियो में बता चुके थे कि ये कंट्री का नाम क्या है। इस कंट्री का नाम भारत है। भारत के संविधान में एक ही नाम है, इंडिया अर्थात भारत। इसके बाद पाकिस्तान है, ये आ गया ईरान, ये आ गया इराक, ये आ गया कुवैत, यहाँ पर कंट्री है बहरीन, ये आ गया कतर, ये आ गया यूएई, ओमान, यमन। मतलब कुल मिला के आपको प्रीवियस वीडियो देखने की ज़रूरत है, एक बार आप देख लेंगे। ये आ गया सऊदी अरब, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, और ये आ गया इज़राइल, तुर्की। अब यहाँ से हम आगे की ओर बढ़ेंगे और आज हम लोग दक्षिण, देखो इस कोई भी महादेश का मिडिल पॉइंट से पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण होता है। यहाँ से दाईं तरफ पूरब, बाईं तरफ पश्चिम। तो यहाँ से नीचे आ जाओ तो दक्षिण एशिया हो गया, ये पूरब एशिया हो गया। ये सब इलाका जो होगा वो कहलाएगा दक्षिण पूरब। आज इसी पर फोकस करते हुए एशिया महादेश को 100% एंडिंग की ओर जाएगा। लेकिन एक बार रिवीजन हो जाए। यहाँ हमने कोड बतलाया था कुत्ता, क्या से कर कजाकिस्तान, यू से उज्बेकिस्तान, टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अफ़गानिस्तान, ये हो गया पाकिस्तान और ये हो गया हिंदुस्तान। क्या क्या बोले? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान। ये कंट्री आ गया रूस। यार ये रूस जब तक डिवाइड नहीं हुआ था ना, तब तक 15 टाइम जोन में बात होती थी। 15 कंट्री मिखाइल गोर्बाचोव के समय में अलग हुआ और अब इसे अलग होके टूट करके यही सब कंट्री बना है। और यूरोपीय कंट्री में भी बना है, यूक्रेन वगैरह जिसको भी मार के धुआं धुआं कर रहा है। यहाँ पर एक कंट्री ले लो, ये तो हो गया रूस। मतलब रूस एक ऐसा कंट्री है, ज़रा देख लो, रूस में ये पार्ट कट के इधर आता है, ये है कैस्पियन सागर। तो रूस का कुछ भाग यूरोप में पड़ता है और कुछ भाग एशिया में पड़ता है। यही कारण है कि रूस को किस में रखा जाए, तो रूस को यूरोप और एशिया दोनों महादेश में रखा गया है, अर्थात ये यूरेशिया में है। लेकिन कोई भी कंट्री का काउंटिंग किसी एक महादेश में होगा और इसका काउंटिंग किया जाता है यूरोप में। मतलब रूस यूरोपियाई कंट्री है, लेकिन अगर महादेश के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये यूरोपीय कंट्री का हिस्सा है। यहाँ से यहाँ ले लो, एक कंट्री का नाम है मंगोलिया। यही के लोग मंगोल कहलाते हैं। चपटा नाक, पीतवर्ण का चेहरा, ये सब इसकी विशेषता है। चाइनीज टाइप के लोग दिखेंगे। ये लोग लड़ाकू हुआ करते थे और इन लोग ज़बरदस्त तरीके से इस कंट्री चाइना को लूटा करते थे, जो कंट्री हमने चीन लिखा है और घेरा है। तो ध्यान रखना, ये कंट्री चीन है और ये जो कंट्री चीन है ये साम्राज्यवादी है। यहाँ पर भाषण देना मना है। सरकार की नीतियों की आप आलोचना तक नहीं कर सकते। जो मजदूरी गवर्नमेंट निर्धारित करेगी उसका पालन करना आपका कर्तव्य बनता है। इन तमाम चीज़ों पर, कम्युनिज्म पर चर्चा करेंगे, कोई नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी मोटिव है सरस तरीके से मैप को बतलाना। तो मैं बतला दूं, ये रूस हुआ, ये मंगोलिया हुआ, ये चाइना हुआ। रूस, मंगोलिया, चाइना एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ पर दो कंट्री है, एक हो गया ये उत्तर कोरिया और ये नीचे आ गया वो दक्षिण कोरिया। जैसा कि तुम जानते हो कि ऊपर के भाग को उत्तर बोलते हैं और नीचे के भाग को दक्षिण बोलते हैं। तो ऊपर का भाग हो गया उत्तर कोरिया और नीचे का भाग हो गया दक्षिण कोरिया। ये जो पार्ट देख रहे हो अपने टाइम पीरियड का बेहद पावरफुल कंट्री, जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय में तहलका मचाए हुए था, और वो कंट्री है जापान। जापान आज भी जलयान बनाने में, अर्थात पानी का जहाज बनाने में नंबर 1 है। तो एक द्वितीय विश्व युद्ध से पहले वही कंट्री पावरफुल हुआ करते थे, जो कंट्री पानी का जहाज बनाने में माहिर हुआ करते थे।
यही कारण था कि ये तमाम जगहों पे जापान द्वितीय वर्ल्ड वार में, दूसरे विश्व युद्ध में हर किसी पर भारी था। लेकिन इसका पावर सेंटर, जैसे आज भारत का पावर सेंटर कहाँ है, तो पावर सेंटर उन्हीं जगहों में होगा जहाँ पर एटम बम बनेगा। पावर सेंटर वहीं पर होगा जहाँ पर हथियार बनेगा। राजधानी पावर सेंटर नहीं, राजधानी तो डिसीजन मेकिंग का पहले जगह है यार। तो इसका दो जगह था जहाँ जलयान बनाया जाता था, हिरोशिमा और नागासाकी। ये अगले ये जो पार्ट है ये है नागासाकी। क्या हमने वर्ड बोला नागासाकी, और ये पार्ट नागासाकी का हो गया और ये पार्ट हिरोशिमा का हो गया। और इन्हीं दोनों जगहों पर बम मारा गया ताकि ये ना पानी का जहाज बना सके और ना ही वर्ल्ड पर हुकूमत कर सके। ज़रा नक्शे को गौर से देखो जापान को, ये पार्ट होन्शु द्वीप है और ये होन्शु द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है। अगर कोई जान धन माल की क्षति पहुंचाना चाहेगा तो होन्शु द्वीप पर आक्रमण करता। ये बित्ती सा पार्ट जो तुम लोग देख रहे हो, जिसको हमने कहा हिरोशिमा और नागासाकी, इसके ऊपर आक्रमण करने का कोई जगह बनता ही नहीं है। लेकिन ये पावर सेंटर था जहाँ से अटैक करके इसको कमज़ोर किया जा सकता था, और अमेरिका ने बेबसी और मजबूरी के बीच उसके ऊपर आक्रमण किया। आक्रमण के पीछे मुख्य कारण ये था कि ये अमेरिका को, ब्रिटेन को हर मोर्चे पर बाप बाप करा रहा था। अब आगे ले लो, यहाँ पर भारत है, ये बांग्लादेश है, ये म्यांमार है। म्यांमार अभी का नाम है। 1935 तक ये म्यांमार भारत का हिस्सा था। 1935 तक ये भारत का हिस्सा था। 1935 के एक्ट के तहत म्यांमार अर्थात बर्मा को भारत से अलग किया गया। जब कभी भी हम लोग अखंड भारत की चर्चा करते हैं बॉस, तो म्यांमार भी इसका हिस्सा बनता है। म्यांमार है के बाद ये पॉइंट जो इधर देख रहे हो ये आ जाता है थाईलैंड। क्या नाम है? थाईलैंड, जिसको सफ़ेद हाथियों का देश बोलते हैं। क्यों? क्या हाथी कभी सफ़ेद हो सकता है क्या? कौवा कभी गोरा हो सकता है क्या? सफ़ेद हाथी का देश एक मुहावरा है। ये मुहावरा यहीं से बना था। कारण क्या था? यहाँ आज भी राजतंत्र है, राजा 4 को शादी करता, अपनी मर्जी से जीता, ऐसे जीता है। लेकिन खैर वो अपनी जगह पे है। इसका एक मंत्री था जो बहुत उद्दंड था, किसी की बात मानता नहीं था। तो राजा ने इसको सजा दिया। एक बदमाश हाथी उसके हवाले किया और कहा कि इसको कंट्रोल करोगे लेकिन इस पर चढ़ोगे नहीं। और ये सच है कि हाथी के जब तक गर्दन पर ऊपर चढ़ के बैठोगे नहीं, भाला से मगज में मारोगे नहीं, कंट्रोल होगा नहीं। बाप बाप कर लिया मंत्री और उसने अंततः आत्महत्या कर लिया। तभी से एक डायलॉग बना, सफ़ेद हाथी पालना मतलब घाटे का सौदा करना। तो ये कंट्री हो गया, क्या बोले हम, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, और ये जगह है कंबोडिया का, कंबोडिया। ध्यान रखना, इस म्यांमार को दंत तुरित राष्ट्र कहते हैं। दंत तुरित राष्ट्र उस राष्ट्र को कहा जाता है जिसका कोस्टल लाइन कटा छटा हो। तो इसका कोस्टल लाइन कटा छटा है, इसलिए ये दंत तुरित है। ये थाईलैंड है, ये कंबोडिया है, और ये जो किनारे किनारे आप सब देख रहे हैं ना, ये कंट्री है, ये कंट्री आता है वियतनाम का। ये किनारे वाला बात बॉस, ये अपने टाइम पीरियड का बेहद कमज़ोर कंट्री। जैसे गांव देहात में चलता है कि सबकी गरीब की लुगाई सबकी भोजाई, यही बात था। इसको फ्रांस ने, जापान ने, सब ने गुलाम बनाया। अब इसको अमेरिका के हवाले कर दिया गया। किसको? वियतनाम को, जो ये मैंने घेरा है। मैं लिख दे रहा हूं वियतनाम। ये वियतनाम जब सबों के हवाले कर दिया गया तब समस्या आई कि वियतनाम का आलम क्या होगा। तो यहाँ का शासक बहुत मजबूत था। उसने तमाम सैनिकों को घर भेज दिया, तमाम सरकारी प्रतिष्ठानों को घर भेज दिया। अमेरिका जब यहाँ उतरा तो पूरा वियतनाम को खाली पाया। हर जगह कोने कोने पर, जर्रे जर्रे पर उसने कब्जा कर लिया। उसने कहा कि आज तक का सबसे द्रुतगामी अभियान के रूप में वियतनाम का अभियान है। और वियतनाम के राष्ट्रपति ने, वहाँ का जो शासनाध्यक्ष था, उसने
तमाम सैनिकों को कहा कि घर जाओ, हथियार रखो। लोगों को कहा कि हथियार बनाना है बनाओ, हथियार बेचना है बेचो। खुल्लम खुल्ला सपोर्ट किया चाइना ने। उस समय से अमेरिका विरोधी है यारा चाइना, आज से नहीं है। मतलब एक कट्टर प्रतिद्वंदिता और प्रतियोगिता का भाव है। चाइना खुलेआम सपोर्ट करने लगा वियतनाम को, रूस सपोर्ट करने लगा वियतनाम को, इसलिए लोगों को हथियार की कोई कमी नहीं। मुस्लिम कंट्री है। अमेरिकी सैनिक आए, हर जगह पर दूतावास से लेकर ईच एंड एवरीथिंग पर कब्जा किया, और कब्जा कर लेने के बाद वाशिंगटन डीसी को सूचना दी गई कि सबसे द्रुतगामी अभियान है, आसानी पूर्वक मैंने कब्जा कर लिया। लेकिन यारा वही सैनिक जब सब्जी लेने जाए, लेफ्ट राइट करते हुए सड़कों पर उतरे, वहाँ की महिलाएं बुर्का पहन के गोली मार दे, कोई बम मार दे, आगे जाए पीछे से मारे, पीछे जाए आगे से मारे। त्राहिमाम का आलम इतना चरम पर था कि वियतनाम के सामने अमेरिका को घुटने टेकने पड़े। वो बेइज्जती चरम पर हुई। मतलब एक 2 टके का बंदा, मतलब 5 साल का बच्चा सलमान खान को उठा के पटक दे तो सलमान खान का इससे ज़्यादा बेइज्जती नहीं हो सकती। यही चीज़ वियतनाम ने अमेरिका के साथ किया। अमेरिका के पास जितनी क्षमता और ताकत थी, उस क्षमता और ताकत के आगे वियतनाम दूर दूर तक नहीं था। लेकिन वियतनाम ने रौंद कर रख दिया किसको? अमेरिका को। यही कारण है कि वियतनामी युद्ध अमेरिका के लिए आज भी एक संकट है या सबक है। यही कारण है कि जहाँ कहीं आज के डेट में अमेरिका कब्जा करता है तो हराने के बाद चाहता है कि जितनी जल्दी हो शासन व्यवस्था को लागू करके अमेरिका वहाँ से निकल जाए। कमोबेश यही काम ये अफ़गानिस्तान में किया। तो ये कहानी है वियतनाम का। तो हमने क्या कहा, ये हो गया बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। ऊपर में पड़ता है लाओस। क्या क्या हम बोले? बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया। बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया। अगर आपस में इन तमाम राष्ट्रों में आतंकवाद रूपी समस्या ना होती यारा, तो तय मानना कि इतना संपन्न और समृद्ध राष्ट्र होता है जिसको बाजार खोजने की ज़रूरत नहीं होती। रेल लाइन की पटरी यहाँ से यहाँ तक बिछा लो और सेम हाइट को यहाँ से यहाँ तक लाओ तो यहीं तक आता है। कहने का मतलब है कि इधर हो या इधर हो, रेल मार्ग से जोड़ करके ट्रेड को बढ़ावा दिया जा सकता था। लेकिन आपसी कलह, आपसी प्रतिद्वंदिता, एक दूसरे को नीचे दिखाने की सोच, ये वो घटक है जिसने एशिया महादेश को बेहद पावरफुल होने से रोक रखा है। चाइना कंट्रोल करता है इंडिया को, और इंडिया स्वाभाविक है, स्वाभिमान की बात आती है, कोई किसी को दबा नहीं सकता। लेकिन अगर वाकई में हिंदी चीनी भाई भाई टाइप पर हो जाता तो अमेरिका इसके सामने घुटने टेकता, लेकिन ये अभी तक हो ना सका। तो यहाँ पर हमने कंट्री बोला बांग्लादेश, ये बोले म्यांमार, ये बोले थाईलैंड, ये बोले वियतनाम, कंबोडिया, लाओस। यहाँ से यहाँ तक देखो, ये विभिन्न द्वीपों का समूह है। इसका नाम है फिलीपींस द्वीप समूह। ये फिलीपींस जान लो, यहाँ की लड़कियाँ मरी रहती है भारतीय लड़कों से शादी करने के लिए। तो ये विभिन्न द्वीपों का समूह है, और इसी के बगल में मेरियाना गर्त है। नाम हमने कहा मेरियाना गर्त। अक्सर आप सब जानता है कि प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त है। क्वेश्चन ट्विस्ट करता है तो यही पूछता है कि मेरियाना गर्त कहाँ है, तो फिलीपींस द्वीप समूह के बगल में है। ये जो पार्ट देख रहे हो इसका नाम है ब्रुनई। ये ब्रुनई है। इसके बाद जो जितना कंट्री बचा ये आ गया विश्व के सर्वाधिक द्वीपों का देश, जिसका नाम है इंडोनेशिया। यहीं पर लोग जाता है घूमने के लिए, शादीशुदा जोड़ा भी जाता है। बाली द्वीप वगैरह यहीं पर है। यह विश्व के सर्वाधिक द्वीपों का राष्ट्र है। विभिन्न द्वीपों को मिलाकर एक देश का दर्जा दिया गया जो इंडोनेशिया कहलाया। अब देखो यहाँ पर एक कंट्री है जिसका नाम है मलेशिया। तो ये हुआ मलेशिया, इंडोनेशिया, ये है सिंगापुर। बोलो मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर। मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर। ये कंट्री हुआ ब्रुनई। ये हो गया। फिर से देख लो, ये हुआ बर्मा,
दैट वाज म्यांमार, बांग्लादेश, ये हो गया बर्मा, दैट इज म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम। इधर आ गया मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर। ये पार्ट हो गया ब्रुनेई का, ये पार्ट हो गया किसका, ब्रुनेई का। ये हो गया फिलीपींस द्वीप समूह, ये पार्ट देख रहे हो ये हांगकांग है। ये एशियाई महादेश की सबसे बड़ी बात और महत्वपूर्ण बात, मैं उम्मीद करता हूँ कि दक्षिण पूरब ये आपको इंडियन इकोनॉमिक्स में बड़ी काम देगा। इसको एकदम आसान शब्दों में समझना और स्पष्टता समझना, हम कहना चाह क्या रहे हैं। इस महादेश में यहीं से जोड़ का चिन्ह दे दो, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, अर्थात इंडिया दक्षिण एशियाई कंट्री है। ऊपर जो पड़ गया वो उत्तरी एशियाई हो गया, ये पूर्वी एशिया का ये तट हो गया, ये पूरब, ये पश्चिमी एशियाई कंट्री हो गया। यहाँ पर कंट्री जो पड़ गया, ये दक्षिण, ये पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम हुआ, ये दक्षिण, ये पूरब, ये दक्षिण पूरब हो गया। अब दक्षिण पूरब के कंट्री को देखो, इधर से प्रशांत महासागर को टच कर रहा है, तो इधर से हिंद महासागर को टच कर रहा है। इकोनॉमिक्स में इन्हीं तमाम राष्ट्रों की चर्चा की बात आती है। चर्चा इस पर हम लोग करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो करीब करीब एशिया महादेश की पूरी कहानी यहीं समाप्त होती है। चर्चा हम लोग नेक्स्ट एपिसोड और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।